हेलो बच्चों। यारो जी भर के झील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारो अपने हिसाब से दिल की किताब पे तुम रंग नया भरो। यारो कैसे हो बच्चों आप सब? A very warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. और आज एक नई उमंग के साथ एक नई दौड़ लगाते हैं, केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं। So today we are going to discuss about the chapter 4 of class 9th chemistry, which is structure of atom. तो ये जानकर खुशी हुई होगी आपको कि अब आपके 9th का केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर शुरू हो गया है और हमें इसे अच्छे से बाकायदा कॉन्सेप्चुअली और डिटेल में सीखते हुए कंप्लीट भी करना है जल्दी से। सो तैयार हैं आप इस जर्नी को शुरू करने के लिए? स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, 3 चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री आर कंप्लीटेड। हमने ये जाना कि जो हमारी आसपास की चीजें हैं जिन्हें हम मैटर कह रहे हैं, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। हाँ जी, यही मैटर। ये मैटर प्योर है या इम्प्योर है ये भी हमने जाना। मैटर के अलग अलग स्टेट्स के बारे में भी समझा और हमने जाना कि मैटर किस तरीके से अलग अलग रूप में प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, इम्प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में पाया जाता है। और फिर ये भी समझ लिया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब बारी है ये जानने की ये एटम क्या है भाई, कैसे है, क्या क्या है इसमें, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो चलिए फिर एटम की दुनिया में प्रवेश किया जाएगा अब। तो तैयार है आप? इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेट्स हैव फन, लेट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज प्रेजेंट इन एटम। What is the structure of an atom? चलिए शुरुआत करते हैं और अब हम बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ऑलरेडी अभी तक जो हमने जानकारी ली है उससे हमें ये पता चला था कि एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल। हाँ या ना? यही जानकारी जॉन डाल्टन ने भी दी थी हमें। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। अब जब हमने एटम को और बारीकी से जाना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशंस के बाद ये पता चला कि एटम में ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं वो? ये तो आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में। तो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप पहले से ही जानते होंगे, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप जानते हो। तो चलिए फिर जल्दी से एटम की दुनिया को देखने के लिए हम एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्या होता है बच्चों एटम में? एटम में बीच में होता है सेंटर में न्यूक्लियस। सिंपल, ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन्स को P से डिनोट किया है और न्यूट्रॉन्स को N से डिनोट किया है, P और N। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब अपने को हमारे इस चैप्टर में यही जानना है कि ये प्रोटॉन क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, किसने बताया इनके बारे में, पता कैसे चला ये ऐसे होते हैं, कहाँ पे इनकी प्लेसमेंट है, कैसे ये स्ट्रक्चर बना, कैसे, व्हाट एग्जैक्टली, व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये हम जानेंगे। ये जो एटम के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं ये कैसे पता चला हमें, किसने बताया हमें, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम जानेंगे, उनके काम को समझेंगे और जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूरी है उसको डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या तैयार हैं आप इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए? ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये कैसे आए, किसने बताया इनके बारे में? चलिए फिर बता देती हूँ मैं आपको जल्दी से। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड अंडरस्टैंड दैट वी हैव मैटर ऑल अराउंड अस and this matter as we all know is made up of small tiny particles। और बच्चों ये जो small tiny particles हैं ये हैं charged particles। क्या है बच्चों ये हैं charged particles। so charged particles in matter, इन्हीं को हमें समझना है। अगर हम गौर से देखें, एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत किए गए हैं,
आपने कभी कभी खेल कूद में ये ज़रूर ट्राई किया होगा, एक स्केल लेते हैं हम लोग, है ना, उसको ऐसे बालों में आप ऐसे रब करते होगे और जब देखा तो वाइट पेपर्स उसको कैसे चिपक जाते हैं, मतलब चार्ज है उसमें। क्या है बच्चों? चार्ज है। देयर इज समथिंग विच इज सीइंग, ये हो रहा है कि ना करंट सा लगता है अपने को, हाँ है ना। सो ये जो चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, इसका मतलब ये है चार्ज है काफ़ी जगहों पर, मैटर में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो फिर इसके बारे में छानबीन करने की कोशिश की गई और ये पता चल गया कि जो हमारा एटम है एज अ होल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि ऑब्वियसली न्यूट्रल कोई चीज़ कब होगी? प्लस और माइनस दोनों होंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। यही बात यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है। ये समझा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इक्वल है, प्लस और माइनस ये दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों प्रेजेंट होने की वजह से ही एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये पता किया गया और बताया गया कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे मैटर में। मैटर के जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जब ये समझा कि एटम में प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं। बच्चों पहले जब शुरुआत की गई तो ये पता चला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो प्लस और माइनस दो चार्ज का ही जिक्र हुआ। फिर न्यूट्रॉन कैसे आया, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कैसे पता चला? अब ये डाउट आ ही रहा होगा आपको, तो चलिए मैं बता देती हूँ। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें ये पता है जनरली कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनको डिनोट कैसे किया जाए ये सीख लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि ये कौन से साइंटिस्ट ने कैसे हम सबको इनके बारे में बताया। ओके, सो धीरे धीरे इस दुनिया के हर एक पन्ने को हम खोलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अनलीश स्लोली। ओके, सो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखिए E, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N। ये तो साफ नजर आ रहा है, पहले अक्षर ले लिए हैं, स्मॉल लोअर केस में लिख लिए हैं। ये नंबर क्या लिखे हैं भाई? 0 1 -1 0, ये क्या है? अभी बता दिया जाए आपको। बच्चों ये है चार्ज। क्या है बच्चों? देखो माइन, ये जो नीचे जो लिखे हैं ये वैल्यूज, ये है चार्ज। क्या है बच्चों? चार्ज। और ऊपर जो लिखे हैं ये है मास। क्या है बच्चों? मास। तो अब आपको ये समझना है कि न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर डिनोट कर रखा है और चार्ज भी डिनोट कर रखा है। ऑलरेडी हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जब जिक्र किया था, हम ये जानते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इसीलिए हम 1 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। जो मास की बारी आएगी वो देखो, प्रोटॉन का भी 1 लिखा है, न्यूट्रॉन का भी 1 लिखा है, इलेक्ट्रॉन का लिखा है 0। अब ये सीखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन का 0 क्यों भाई? 0 क्यों है? इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेग्लिजिबल करेंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे। इस सवाल का जवाब भी हम जानेंगे कि मास इसका 0 क्यों है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जब एटम का मास फाइंड करना हो तो हम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, यही इसीलिए यहाँ पर मास 0 लिखा है। और बच्चों चार्ज की जब बात आई, हम कह रहे हैं कि जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो प्लस माइनस दोनों तो बनते ही हैं, हाँ है ना। सो प्लस चार्ज होगा प्रोटॉन में, +1 होगा, क्या होगा बच्चों? +1। अगर मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस ही हुआ ना इसका मतलब। और इलेक्ट्रॉन में -1 है चार्ज, वेयर एज इन न्यूट्रॉन इट इज 0। सो बच्चों ये जो डिनोशन हमने सीखा है अभी, और हमने जाना है कि कैसे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेंटर पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं, उनका चार्ज कितना है, उनका मास कितना है, एक बेसिक आइडिया हमने अब लिया है। ओके, यू शुड नो दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन डिटेल अदर थिंग्स बेटर। ओके, ये बात शुरू करेंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, ये हुआ कैसे, कैसे आए, ये किसने फाइनल किया, ये सब भी सीखेंगे। ओके, चलो फिर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमें समझनी है तो जल्दी से एक बार एटम का रिप्रेजेंटेशन याद कर लें क्विकली। एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। देखिए x यहाँ पर है हमारा सिंबल एलिमेंट का,
ए है मास नंबर और जेड है एटॉमिक नंबर। ये मैं आपको दोबारा से इसीलिए बता रही हूं, जो हमारा मास नंबर है, ये मास नंबर होगा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Whereas एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। ये बात यहाँ पर इसीलिए बताई जा रही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितना जरूरी है, समझ में आ रहा है। एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू नो अबाउट देम, यू नीड टू नो हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन एन एटम। इनके बिना एक एटम को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो अगर एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तीनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो हमें ये भी तो पता हो कि ये आए कैसे, किसने ढूंढा। चलो फिर अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमने समझ लिया है ना, हमने ये जान लिया है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं ये होते क्या है। तब से सुन रहे हैं भाई, प्रोटॉन बता दिया, चार्ज बता दिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया, उसका चार्ज बता दिया, बोल दिया कि वो नेग्लिजिबल है उसका मास। न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूट्रल चार्ज है। आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या, है क्या भाई ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कैसे कैसे समझें इनको, कैसे सीखें, कैसे याद रखें प्लस माइनस जीरो, ये सब अभी बता दिया जाएगा। जब हम हिस्ट्री को जान लेंगे तो हमें प्रेजेंट समझ आ जाएगा। तो अब हमारा काम होगा ये जानना कि ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं ये होते क्या हैं। What are these electrons, protons and neutrons? How and when did they come? How did we know about it? है ना। चलिए फिर शुरू करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के बारे में समझने के लिए पहली चीज बच्चों जो आपको याद रखनी है, हम डिस्कवरी की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया। इसके बारे में डिटेल में भी समझेंगे, बट मैं चाहती हूँ कि कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो आपको पता हो। एग्जाम में एमसीक्यूज में भी इनके बारे में जिक्र आ सकता है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको इन साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए। प्रोटॉन का है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का है जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन का है जे थॉमसन। ये साइंटिस्ट के नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जो रिलेटेड है। इनके नाम तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। और भी कुछ साइंटिस्ट के नाम आएंगे जब हम डिस्कवरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इन तीन साइंटिस्ट के नाम, जैसे ये तीन वर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तुम्हारे दिमाग में आए तो नाम इनके साइंटिस्ट के साथ में जिन्होंने इनको डिस्कवर किया अपने को याद रखने होंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। कैसे याद करना है मैं ये भी बताऊंगी। जब हम इनको यूज करेंगे और डिस्कवरी को समझेंगे ना, तो फिर हम ये बात समझ जाएंगे कि एक्चुअली इन तीनों ने किया क्या है। चलिए फिर पता करते हैं इन बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाम किसका लिखा है जिसने डिस्कवरी की है, वो है जे थॉमसन। तो चलिए फिर जे थॉमसन ने क्या किया, कैसे किया, ये हम जानते हैं। ओके, जे थॉमसन ने क्या किया ये जानने के लिए जे थॉमसन से पहले कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। तो वो हैं विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लकर। ये दो नाम हैं जो ऑलरेडी जे थॉमसन से पहले ही इसमें लगे हुए थे, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, स्टडी करना शुरू किया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। यू ऑल नो ना, फिजिक्स में सीखा आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने सीखा होगा। तो ये पता करने की कोशिश की इन दोनों ही साइंटिस्ट ने कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस कैसे होगा, हम फाइंड आउट करेंगे। उन्होंने गैसेस को लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में डाला, एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी कैलकुलेशंस किए और ढूंढने की कोशिश की कि एग्जैक्टली होता क्या है। और जब इनकी ये कोशिश चल रही थी, जो भी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस इन्होंने किए, इसकी मदद उठाई हमारे जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इनका किया हुआ काम को यूज़ किया, यूटिलाइज किया और फिर आगे बात बढ़ाई और समझाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है। बता दूं फिर जे थॉमसन ने क्या किया। इन दोनों ने मेहनत की। स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। ओके, सो इन तीन साइंटिस्टों ने मेहनत की, काम की और लास्ट में और फाइनली जिसका नाम लिया जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वो है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब को लिया, उसमें एक्सपेरिमेंट किया। ओके, वही जो
जूलियस प्लकर ने किया था ना, उन्हीं साइंटिस्ट की कैलकुलेशंस की हेल्प लेते हुए जे थॉमसन ने काम शुरू किया। उन्होंने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब में गैस पास कर दी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अगर हम साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। व्हाट इज द एपरेटस ही हैव टेकन, वी नीड टू अंडरस्टैंड। कोई चीज़ करेंगे तो सामान लेंगे ना, कुछ इक्विपमेंट्स, एपरेटस कुछ चाहिए अपने को। तो अब हम जानेंगे कि जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया और जहाँ से डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो कैसे किया, क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या लिया उसने, जान लेते हैं फिर। चलिए, तो जानने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले ये समझना है कि जो ये ट्यूब है ना, इसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्या क्या ट्यूब कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब नाम इसका इसलिए रखा क्योंकि इसी में से तो कैथोड रेस की जानकारी मिली थी हमें। ठीक है, देखिए ये क्यों किया गया, टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की प्रेजेंस को समझने के लिए ये किया गया। हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, उसी के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है बच्चों। तो यहाँ पर ये कैसे पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? क्या हुआ, गौर से देखिए। हमने ना एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या है? वोल्टेज पास किया हमने एनोड और कैथोड पे। देखिए ये जो ट्यूब में एनोड और कैथोड साफ नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको हाई वोल्टेज पास कर रहे हैं हम लोग, बिजली पास कर रहे हैं। और वोल्टेज हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर की कंडीशन है लो। ये बात याद रखिएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें जो कंडीशन थी वो थी वोल्टेज हाई था और प्रेशर कम था। ये बात याद रखना, ठीक है। हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। इस कंडीशन में गैस को यहाँ पर पास किया गया। कौन सी गैस को? हाइड्रोजन गैस को। जब ऐसा हुआ तो कुछ अलग सी चीज महसूस की गई। क्या किया गया? देखा गया कि कैथोड की तरफ से कुछ पास हो रहा है और वो एनोड की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। और उसको चेक करने के लिए यहाँ पे ना जिंक सल्फाइड भी लगाया गया, एक स्क्रीन लगाई गई, उस पे ना ग्रीन कलर का स्पॉट आया। कुछ पता चला यार कुछ तो है यहाँ पर, देयर इज समथिंग। और वो समथिंग क्या थे? जो रेज आ रही थी उन्हें कैथोड रेज कहा गया और उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल एक ट्यूब ली गई, वही ट्यूब थी जिसने हमारे पहले साइंटिस्ट ने काम कर लिया था, प्लकर ने, है ना, विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी मदद ली जे थॉमसन ने। तो उसमें क्या था? एक कैथोड रे ट्यूब थी, उसमें एनोड भी था, कैथोड भी था, है ना। उसमें हाइड्रोजन गैस पास की गई और हाई वोल्टेज दे दिया, लो प्रेशर कर दिया। और तब ये देखा गया जब हाई वोल्टेज पास की गई तो जो हाइड्रोजन गैस था वो आयोनाइज होना शुरू हो गया और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलकर कैथोड से एनोड की तरफ जाने लग गए। ये नाम इलेक्ट्रॉन्स क्यों रखा ये भी बताती हूँ मैं आपको। देयर वाज समथिंग, सम एनर्जी विच वाज साफ साफ नजर आ रही थी उनको, और उसको नजर देखने के लिए उन्होंने आखिर में एनोड की तरफ यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी। ठीक है, वो कैसे लगाई बताती हूँ मैं। जब हमें समझना हो तो उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमको ये एक्सपेरिमेंट भी समझ आ जाएगा कि हुआ क्या। देखिए, कैथोड से एनोड की तरफ रेस पास हुई, कैथोड रेस जिसे हम कह रहे हैं। और मैंने बताया था ना, पता कैसे चले कि वो यहाँ पर देखो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई। क्या लगा दिया गया? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यही है हमारी जिंक सल्फाइड। क्या है बच्चों? ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। इससे पता चला ये फ्लोरोसेंट यहाँ पर साफ साफ नजर आया कि भाई कुछ तो है। देखिए, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ आया और यहाँ पर नजर आया कि भाई साफ साफ क्लियरली कि यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, कुछ है, कोई एनर्जी है और वो नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। सो ये जो कैथोड रेज जो पास हो रहे थे, दे रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। साफ नजर आ रहा है कि कैसे स्ट्रेट लाइन में वो पास होते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, साफ साफ ये नजर आता है। और कैसे वो पेनिट्रेट कर जाएंगे उसमें से, ये भी साफ नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे हमें वो नजर आ जाएगा। ओके, एक चीज और है, ये तो हमने जाना कि इधर रेस हैं जो हमारी कैथोड की रेस हैं, ये क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, इन्हें कैथोड रेस नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया? कैथोड रेस। और ये याद रखिएगा इनका डायरेक्शन क्या है, कैसे मूव होती हैं ये, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एक चीज और,
अगर अपने को इसको डिटेल में समझना है तो ध्यान से देखिएगा, कैथोड रेस क्या करती हैं, दे कॉज द ग्रीन फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑन ग्लास सरफेस। देखिए ये जो ग्लास सरफेस है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, कैथोड रे स्ट्राइक कर गई हैं। क्या हो गया, देखिए यहाँ से कैसे कैथोड से एनोड को पेनिट्रेट करते हुए पास होते हुए यहाँ पर ग्रीन कलर का स्पॉट नजर आ रहा है आपको, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। यही तो वो बात है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कैथोड रे स्ट्राइक करती है स्क्रीन पे और फिर वहाँ पे हमें नजर आता है, साफ साफ ये नजर आता है, ये ग्रीन कलर, ये जो फॉर्म हो रहा है फ्लोरेसेंट स्क्रीन चमकती है ये, जिस वजह से ये पता चल गया कि हाँ कैथोड रेज ही ये कॉज कर रही है। जो क्रॉस कर ये हो क्यों रहा है, कैथोड रेज की वजह से ही हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन का चमकना देखो साफ नजर आ रहा है। हाई वोल्टेज हमने पास किया, प्रेशर लो है, और कैसे कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जाते हुए नजर आया आपको। और क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो पेनेट्रेट कर जाएंगे और साफ साफ और आगे बढ़ते हुए फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमने लगा दी ताकि हमें पता चले कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। और जैसे ही फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्लो करने लगी तब पता चल गया हाँ कुछ तो है। और वो जो है वो उसका नाम, उन रेस का नाम दे दिया कैथोड रेस, क्योंकि वो कैथोड से आई थी। सिंपल, याद रहेगी ना ये बात। चलो, जब कैथोड रेस नाम दे दिया गया, पता चल गया दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी पता चल गया कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो ग्लास सरफेस पे है उसको काफ़ी अच्छे से ग्लो करते हुए देखा गया, कलर्ड शाइन वहाँ पर नजर आई ग्रीन कलर की, जिस वजह से हमें पता चल गया कि हाँ कैथोड रेस यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगली बात बताती हूँ मैं इन कैथोड रेस के बारे में। दीज रेस प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद द मैटर। ये क्या करती हैं बच्चों, जब कोलिजन होता है ना मैटर के साथ, कैथोड रेस का कोलिजन जब ये जाकर टकराएंगी किसी भी मैटर से तो क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस हीट एनर्जी, ऑब्वियसली हीट निकलेगा। इट शोज दैट कैथोड रेस पोसेस काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी व्हेन स्टॉप्ड बाय मैटर। जब उसको रोक रहे हैं ना कैथोड रेस को, तो हो क्या रहा है ये समझाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। जैसे ही वो पार्टिकल्स किसी चीज से कोलाइड कर जाएंगे तो वहां पर हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि कैथोड रेस में काइनेटिक एनर्जी है तो वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। इसी वजह से हमें वो नजर आ रही है, वो हीट, वो ग्लो, वो हमें नजर आता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक चीज और, दीज रेस अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। क्या है बच्चों ये? फोटोग्राफिक प्लेट। बता देती हूँ मैं, सिल्वर ब्रोमाइड Ag+Br, तो ये ब्रोमीन फर्दर रिएक्ट करेगा, Br- बन सकता है या Br+2 भी बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये अफेक्ट करती है, ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? तो हमने कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझ रहे हैं, हाँ है ना। एक और बात समझ लीजिए, कैथोड रेस कैन पेनिट्रेट द थिन फॉइल ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा कि कैसे पेनिट्रेशन हो रहा है, साफ साफ आर पार जा रही है। और ये पेनिट्रेशन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारी कैथोड रेस है उनमें है काइनेटिक एनर्जी। क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। कुछ तो बात है ना, उनमें चार्ज पार्टिकल हैं, वो काइनेटिक एनर्जी है, जिस वजह से साफ साफ बहुत एनर्जी है, फुल जू करके जा रही है ये, हाँ है ना। समझ गए ये बात आप? अगली बात देखिए, ऑब्वियसली कैथोड रेस कैन आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास। हाइड्रोजन गैस लिया था, मैंने बोला था ना कि आयोनाइजेशन हो रहा है। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है कि कैथोड रेस में वो जो भी गैस होगा, जिस भी गैस से हम कैथोड रेस को पास करेंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कैसे हाइड्रोजन गैस, हमारा H2 हाइड्रोजन गैस होता है ना, सो H+ कैसे वो कन्वर्ट होता है, आयोनाइज हो जाता है, ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आपको लग रहा है मैम ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है बच्चों, हमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात पता करनी थी। तो पता करने के लिए जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उस कैथोड रे ट्यूब में एनोड डाल दिया, कैथोड डाल दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, हाँ है ना। सो ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ इन 2 इलेक्ट्रोड्स में बीच में है हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होने की वजह से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली आयोनाइजेशन भी हो रहा है हाइड्रोजन का, हाँ है ना। तो कंडीशन क्या थी? प्रेशर क्या था, वोल्टेज क्या था, हाई वोल्टेज लो प्रेशर। और फिर हमने देखा कि कैसे कैथोड से रेस
पेनिट्रेट हुई, एनोड से पास होते हुए कैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर वो लग गई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? राइट। सो अब हम जानेंगे फाइनली कि एग्जैक्टली ये जो कैथोड रेस हैं इनको हम कैसे समझें। ये जो एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे ट्यूब में से 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पास करने के बाद हुआ क्या, ये कैथोड रेस नाम कैसे आया, हमने जब ये बात समझ ली है तो इन सिंपल वर्ड्स अब हम इसको फाइनली, मैं चाहूँगी बच्चों की आप भी नोट कर लीजिएगा जैसे कि मैंने किया है, टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर ऑल ऑफ यू। सो अभी तक एग्जैक्टली हमने जो किया है, ध्यान से देखिए हमने क्या किया है। हमने द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किस में से? गैसेस में से हमने ऑब्जर्व किया। कब किया? कंडीशन क्या थी? एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, ये कंडीशन थी। याद रहेगी ये बात? ओके। सो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया हमने कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था। कब था? जब प्रेशर बहुत कम था और वोल्टेज बहुत ज्यादा। क्या हुआ? When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, जब अच्छा खासा sufficiently high voltage को पास किया गया across the electrodes, electrodes मतलब हमारे एनोड और कैथोड, जब इनमें से पास किया गया क्या हुआ? देखिए गौर से, stream of particle starts flowing। क्या हुआ? stream of particle starts flowing। कहाँ से? From कैथोड। कहाँ से? कैथोड, यानी कि हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। कहाँ से आए बच्चों? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। और किस तरफ जा रहे थे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जा रहे थे। तो फिर हमें ये समझ आया क्योंकि ये कैथोड रे से पास हो रहे थे, कैथोड से पास हो रहे थे जिसे मैं कह रही हूँ, ओके, इसलिए इनका नाम रख दिया गया, दे वर नेम्ड एज कैथोड रेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कैथोड रे समझे आप, प्रॉपर्टीज मैंने समझाई और फिर फाइनली अब मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे एग्जैक्टली ये जो रेस थी यही तो थी हमारी कैथोड रेस। हाँ जी बच्चों, अब हमने पूरे एक्सपेरिमेंट को समझा है, राइट। हमने जाना कि कैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को हमने देखा और ये जाना क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से आ रही है यानी कि कैथोड से आ रही है तो ये जा पहुंची एनोड की तरफ, और यही तो, इन्हीं को तो हम कह रहे हैं कैथोड रेस। हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज भी जानी, हमने जाना कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और ये भी मैंने आपको समझाया क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो चीरते हुए पेनिट्रेट कर जाएगी आगे जाकर। और इसकी एग्जिस्टेंस हमें पता चली, इसकी जो ये है, ये प्रेजेंट है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी थी ग्लास पर, तो वहाँ पर हमें साफ नज़र आया। ग्रीन कलर का हमें जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन थी हमारी, उस पर हमें साफ नजर आया कि हाँ कुछ है यहाँ पर, कुछ एनर्जी है, और इनका नाम रख दिया गया है बच्चों कैथोड रेस। सो स्टूडेंट्स, एक सवाल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपके आ सकता है इस एक्सपेरिमेंट को लेकर, इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर, वो ये है कि जो कैथोड रेस का नेचर है वो क्या डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, और अगर इंडिपेंडेंट होगा तो किन किन चीज़ों से होगा। सो चलिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये सवाल आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, तो आप फीड कर लीजिए अपने दिमाग में। वो बात ये है कि द नेचर ऑफ द कैथोड रेस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ 2 थिंग्स। 2 चीज़ों से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है। और वो पहला है द नेचर ऑफ द कैथोड। कैथोड के नेचर से कोई लेना देना है। कैथोड है, उसका काम है वो किसी भी तरीके से जब हाई वोल्टेज पास की जाएगी तो उसमें से अपना जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ये फ्लो होना ही होना है कैथोड से एनोड की तरफ। सो नेचर ऑफ कैथोड से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगली चीज है जिससे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो है द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब आप बोलोगे मैम आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ली गई थी। कौन सी गैस ली गई थी? हाइड्रोजन गैस। यू नीड नॉट वरी, कोई भी गैस हो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आपको बताया गया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब गैस का जिक्र हुआ था तो हमने ये बोला था, देखो यहाँ पर थ्रू गैसेस, कोई भी गैस हो सकती है, कंपलसरी नहीं है कि यही गैस होनी चाहिए, ठीक है। सो अब आप समझ गए हैं कि नेचर ऑफ कैथोड रेस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब विच इज बीइंग यूज्ड। उसमें जो गैस है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ये बात? ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस समझाई गई, ये आपको याद रहेगा। जे थॉमसन ने बताया, ये समझ में आ गया है हमको, है ना। हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज भी जान ली है। सो इफ नाउ यू आर क्लियर अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन डिस्कवर्ड, लेट्स मूव फर्दर।
आगे बढ़े और अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन को समझा है, जाना है कि कैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करें और कैसे उनको ढूंढा गया। तो जब इलेक्ट्रॉन को समझा, नेगेटिव चार्ज को समझ लिया, तो अब बारी है पॉजिटिव चार्ज वाले ऐसे पार्टिकल को ढूंढने की जो एग्जिस्ट करता है। तो उसी का नाम रखा गया है प्रोटॉन। तो क्या अभी आप तैयार हो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को समझने के लिए? बच्चों, जैसे ही कोई नई चीज़ हम सीखने की कोशिश करें, पहला काम होता है वो बताया किसने। अगर कोई साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, यू नीड टू रिमेंबर द नेम। सो इलेक्ट्रॉन के मामले में जे थॉमसन का जिक्र मैंने किया था, आपको बताया था कि कैसे विलियम क्रूक्स और अपने प्लकर ने कैसे काम किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कैलकुलेशंस किए थे, और स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, है ना। कुछ साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। फाइनली जे थॉमसन ने हमको इस एक्सपेरिमेंट सेटअप के द्वारा समझा दिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। तो कैथोड से कैसे रेस आती हैं, उनका नाम रख दिया था कैथोड रेस। राइट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन था वो, ये बात हम समझ गए। अब बारी है पॉजिटिवली चार्ज टर्म यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में समझने की, जो कि है प्रोटॉन। तो चलिए फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ बढ़ा जाए। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी में आपको ये समझना होगा, बहुत आसान सी बात है, आपको ये समझना है कि जो कैथोड रे ट्यूब थी ना, उसको यूज़ किया गया है यहाँ पर। कैसे, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम याद कर लेते हैं। यहाँ पर जिस साइंटिस्ट ने सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी रोल प्ले किया है वो है गोल्डस्टीन। क्या है बच्चों उसका नाम? गोल्डस्टीन। इन द ईयर 1886 इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया और पता किया कि हाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो होगा प्रोटॉन। क्या किया उन्होंने? ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो कैथोड यूज़ किया गया था ना, उसमें परफोरेटेड कैथोड ले लिया। उस पर परफोरेटेड कैथोड का मतलब भी समझाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड का जो पिछले एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था उस कैथोड को मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके यूज़ किया। क्यों मॉडिफाई किया ये भी जानेंगे हम। ही यूज्ड अ perforated cathode in the modified cathode ray tube. It was observed that when high potential was applied between the electrodes, not only cathode rays were produced but also a new type of rays were produced simultaneously. बच्चों, इलेक्ट्रॉन समझ आ गया, अगर प्रोटॉन भी आ ही जाना है, बहुत आसान है क्योंकि वो लिंक्ड है। पता चला कि सिर्फ कैथोड से ही रेस नहीं आ रही, ऑपोजिट डायरेक्शन से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से भी रेस आ रही हैं, ये पता चला। और वो पता इसीलिए चला क्योंकि जो कैथोड हमने लिया था ना, वो परफोरेटेड कैथोड था, मॉडिफाई कर दिया था ट्यूब को, ठीक है। और जो आ रहे थे वो आ रहे थे फ्रॉम एनोड। ऑब्वियसली कैथोड से कैथोड रेस आ रहे थे। पता चला जब मॉडिफाई कर दिया इस चीज़ को, इस सेटअप को, कि एनोड से भी रेस आ रही हैं। ये बात हमें समझ आ गई। कहाँ से रेस आ रही हैं बच्चों? एनोड से, यानी कि हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से भी रेस आना शुरू हो गई। जब हमने सफिशिएंट व्हेन हाई पोटेंशियल वाज अप्लाइड देन वी ऑब्जर्व दिस। ओके, तो बच्चों ये बात हम समझ गए हैं कि जो हमारा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसको मॉडिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को जो पहले हुआ था उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए टू फाइंड आउट अबाउट प्रोटॉन। मॉडिफिकेशंस किए गए। क्या मॉडिफाई किया? जो कैथोड हमारा था उसको परफोरेटेड कैथोड कर दिया। क्या कर दिया? परफोरेटेड कैथोड कर दिया। और फिर ये पहचान में आया, ये पता चला कि सिर्फ कैथोड से ही रेस नहीं आ रही हैं बल्कि एनोड से भी आ रही हैं। ये समझ में आया। और जब पता चला कि कैथोड से जो रेस आ रही हैं, जो वो किसकी वजह से आ रही थी, हमने ये जाना, तो अब हम ये भी जानते हैं कि एग्जैक्टली कैसे पता चला। देखिए, जो रेस आ रही थी एनोड से, उनका एक नाम रखा गया और वो नाम था कैनाल रेस। एनोड रेस भी बोलते हैं इनको, या फिर कैनाल रेस भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये एनोड से आ रही थी, है ना। दिस पास थ्रू द कैनाल्स ऑफ द कैथोड, दीज वर आल्सो नेम्ड एज एनोड रेस और कैनाल रेस। ये एनोड से आई थी तो नाम तो एनोड रेस होना ही था। जब उसका नाम कैथोड रेस रखा तो इनका एनोड रेस रखना ही था। बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए कैसे एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें, क्योंकि
इसमें से एनोड रेज लगाई गई, इसका नाम रख दिया गया कैथोड रे नहीं, एनोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। नाम दिख रहा है आपको, इस ट्यूब को नाम दे दिया गया एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों दिया गया ये बात समझ में आई? मैंने बताया ना आपको कि कैसे कैथोड पे परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया है। देखिए क्यों यूज किया है, क्योंकि जब कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही थी, वहां पे पता चलने के लिए हमने स्क्रीन लगाई थी, ताकि वहां पे अपने को पता चले देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग। सिमिलरली यहाँ पर भी पता होने के लिए हमने परफोरेटेड कैथोड कर दिया, ताकि हमें पता तो चले कि उस तरफ से भी कुछ आ रहा है। ठीक है, ये बात आप समझे हो? अब देखिए कैसे एनोड की तरफ से रेज जा रही हैं पॉजिटिवली, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहा है। कंडीशन वही है, लो प्रेशर, क्या होगा? लो प्रेशर, और हमारा जो वोल्टेज है वो हाई होगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पर एक चीज अगर हम गौर से देखें तो वैक्यूम पंप भी है। क्या है बच्चों? वैक्यूम पंप भी है, ताकि यहाँ पर साफ साफ हमें नजर आ सके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम वैक्यूम क्रिएट कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ आया, क्योंकि कैथोड से जो रेज आ रही थी उनका नाम कैथोड रेज कर दिया, और एनोड से जो रेज आ रही थी उनका नाम एनोड रेज कर दिया। पता कैसे चला? वहां पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, यहाँ पर देखो रेड कलर ग्लो कर रहा है कि नहीं? इसीलिए ये रेड कलर में ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रेजेंस पता चल रही है कि कुछ तो है। और वो कुछ क्या है? बिल्कुल स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और इस बार जो स्ट्रीम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्लियर? चलिए फिर ये बात अगर हम समझ ही गए हैं तो अब इनकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं। ये जो रेस आ रही हैं एनोड से, इनके बारे में कुछ सीखा जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, दे ट्रैवल इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। बहुत सिंपल है, कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कैथोड है हमारा, इस तरफ है हमारा एनोड, हाँ है ना? सो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था कि कैथोड से जो रेस जा रही हैं इनको कहेंगे कैथोड रेस। क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे कैथोड रेस। स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती हैं, हाँ है ना? पर जब अगर हम गौर से देखें तो हमें ये भी नजर आएगा कि कैसे हमारे जो इस तरफ जो एनोड मौजूद है यहां से भी रेस जा रही है, और ये जो जाएंगी डायरेक्शन बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होने वाली है इनके। ठीक है, समझ गए हो ये बात? याद रखेंगे हम, कैथोड रेस कैथोड से आ जाएंगी, एनोड रेस यानी कि कनाल रेस भी हम इन्हें कहते हैं, ये आ जाएंगी एनोड से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा एनोड की तरफ है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। नाउ ऑब्वियसली जब पॉजिटिव टर्मिनल से आ रही है तो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं? जो पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज हैं। कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज थे और हमारे एनोड रेस हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ऑपोजिट ही होना था। अब these rays produce flashes of light on zinc screen. Anode rays also affect the photographic plate. वही वाली बात है बच्चों, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हो ही रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट पे तो असर तो होना ही था, हाँ है ना? क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? जैसे हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को जाना, अब हम एनोड रेस की प्रॉपर्टीज को जान रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चार्ज में ऑपोजिशन रहेगा पर हमको उनके बारे में पता जरूर चल जाएगा। ओके, मूविंग ऑन। These rays can pass through thin metal foil. पेनेट्रेट कर जाएंगे ये भी, है ना? मेटल फॉइल में से साफ साफ निकल जाएंगी। अगला पॉइंट, दिस कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस। आयोनाइजेशन इन गैसेस प्रोड्यूस करना ही था। क्यों करना था? क्योंकि सिंपल लॉजिक है भाई, गैस में से हाई वोल्टेज लो प्रेशर में से कुछ पास हो रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा जैसे उस गैस में से पास कर रहे हैं तो गैस का कुछ तो बिगड़ेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं है गैस का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कैसे बिगाड़ रहे हैं हम? वोल्टेज बढ़ाकर, प्रेशर कम कर कर उसको हम आयोनाइज कर देंगे, और यही दीज कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस। ये कैथोड से जो रेज आती हैं या एनोड से जो रेज आती हैं, दोनों ही आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, सो नाउ अब बारी है एक और बात जानने की। कैथोड रेस और एनोड रेस में दोनों में एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी बताती हूँ कि क्या है। लाइक कैथोड रेस, द एनोड रेस ऑल्सो कैन
rotate the wheel placed in the path and also have heating effect. मैंने बताया था ना वहाँ पे कि कैथोड रेज में हीटिंग इफेक्ट होता है ना? तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम बीच में कोई पेडल डाल दें तो रोटेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है, एनर्जी भी तो है भाई वहाँ पर, है ना? सो कैथोड रेज की तरह एनोड रेज में भी इतनी ताकत होती है कि दे रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन द पाथ। जिस एनोड रेज यहाँ से आएंगे, है ना, एनोड की तरफ से, तो एनोड रेज में इतनी क्षमता है कि वो हमारे इस पेडल को रोटेट करवा सके। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत इसमें? सेम ऐसे ही कैथोड में भी क्षमता है। रेज जब आ रहे हैं तो उसमें इतनी क्षमता है कैथोड रेज में या फिर एनोड रेज में, दोनों में ही, कि पेडल को वो रोटेट करवा सके। क्यों करवा सके? क्योंकि दे हैव हीटिंग इफेक्ट। क्या है बच्चों? हीटिंग इफेक्ट है। और एक बहुत जरूरी बात बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस, इट इज नथिंग बट, अगर हम रास्ते में बीच में रुकावट डाल दे, कैसे डालेंगे रुकावट? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड, इनका रास्ता बदल जाएगा। जो सीधे सीधे जा रही थी, अगर बीच में कुछ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर वो अलग होंगी, हाँ है ना? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सिंपल है, हम लोग या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें या फिर मैग्नेटिक फील्ड। जब ये अप्लाई हो जाएगा ना बच्चों, तो होना क्या है? सिंपल लॉजिक है, ये फ्लक्चुएट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, हम कह सकते हैं, अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। ऑब्वियसली यार, जब कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बीच में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो रास्ते में फ़र्क तो आएगा ही। जब हम सीधे चल रहे हैं, कोई बीच में रुकावट आ जाएगी तो मुड़ना तो पड़ेगा, बस उतनी बात है। क्यों हम लोग बीच में रुकावट एग्जैक्टली नहीं डाल रहे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने पर ऑब्वियसली ये हो ही जाना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बारी है न्यूट्रॉन के बारे में जानने की। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उनकी प्रॉपर्टीज को समझा हमने, उन रेस को कैथोड रेस, एनोड रेस कहते हैं, ये जाना। एनोड रेस का एक और नाम है कैनाल रेस, ये भी जाना, है ना? और हमने उनकी प्रॉपर्टीज को समझते हुए ये भी समझा कि कैसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस को बता दिया और फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया। तो अब बारी है न्यूट्रॉन के बारे में जानने की। काफ़ी वक्त तक बच्चों यही माना गया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर ये बात सामने आई कि भाई न्यूट्रॉन नाम की चिड़िया भी है, और ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम है जेम्स चैडविक। क्या नाम है बच्चों? जेम्स चैडविक। जे चैडविक भी बोल सकते हो आप। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटरनल्स में, एमसीक्यूज में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। ठीक है, सो चलिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमने समझा किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया। बहुत आसान है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना जानना है कौन से साल में किया जेम्स चैडविक ने। पहली चीज़, 1932 में हमारे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। क्लियर? एक और बात, ये बहुत बड़ा काम था। सबको यही लगता था कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस बताने वाले हमारे जेम्स चैडविक को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला इस डिस्कवरी के लिए। नोबेल प्राइज भी जेम्स चैडविक को इस डिस्कवरी के लिए मिला। बहुत बड़ा काम था भाई। ओके, सो कैसे किया इन्होंने, बता देते हैं। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट कर दिया, और उस एक्सपेरिमेंट के क्या किया, उन्होंने बेरिलियम को क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। किस में से पास किया? एक थिन शीट। देखिए, ही बम्बार्डेड ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। शीट किस चीज़ की है? बेरिलियम की है। ओके, पास क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स को। ओके, अल्फा पार्टिकल साफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बेरिलियम की शीट से हमने पास कर दिए। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम शीट से पास किया गया तो एक चीज़ हुई, और वो चीज़ बहुत ही चौंकाने वाली थी। एक रचना की इन्होंने, और वो ये थी, एज ए रिजल्ट he observed that the certain neutral particles are emerging out. उन्होंने ये देखा कि बीच में ना न्यूट्रल पार्टिकल्स आ रहे हैं। ये उन्होंने देखा जब उन्होंने यहाँ पे पास करने लगे ना जब चीज़ें, तो साफ नजर आया। ठीक है, these neutral particles were named as न्यूट्रॉन्स। सिंपल है, नाम से ही न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन्स नाम रख दिया गया। क्या हुआ बच्चों एग्जैक्टली यहाँ पर वो बात ये है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला
कि जब चीजें पास हो रही है ना एटम में से, बीच में कुछ है प्रोटॉन के अलावा भी जिसमें कोई चार्ज नहीं है, और वही है हमारे न्यूट्रॉन्स। क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन्स हैं। सो हमने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया एक बेरिलियम शीट से, जहां पर फिर हमें ये पता चला कि भाई न्यूट्रल भी चीज़ें हैं, यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, वही हैं हमारे न्यूट्रॉन्स। और ये न्यूट्रॉन्स की खास बात ये है कि इनके बीच में कुछ भी कर दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता न्यूट्रॉन्स का। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रॉन अगर है तो अगर कुछ भी आ जाए तो वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, को कुछ नहीं बिगाड़ सकते न्यूट्रॉन का कोई भी, ठीक है। दिस नो, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वेयरएज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यस, दे गेट अफेक्टेड, ठीक है। सो देखो साफ साफ ये आपको नजर आ रहा है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं हमारे, ये हमको जब पास किया गया शीट को तब पता चला कि हाँ बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं कुछ और भी मौजूद है, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे मैम मोटा मोटी आपने आइडिया दिया, साइंटिस्ट का नाम दिया, ये भी बताया कि एक्सपेरिमेंट हुआ, अब हमें ये सब याद रखना पड़ेगा क्या? बेटा ध्यान से सुनो, very important thing, this chapter structure of atom is going to come in your 11th class। पहला चैप्टर बन के आ जाएगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना है तो ये बातें पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों के ही बारे में, तो मैं आपको वो नोट करवाना चाहूँगी। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट डाउन द पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में पहला पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897, ठीक है। जे थॉमसन ने 1897 में इसके बारे में बताया, और फिर ये बताया कि एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन इज अ सिंपल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये बात तो हमें पता ही है। इसमें चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये वैल्यू अभी ही याद कर लो, 11वीं में तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है इस पे प्रॉब्लम्स भी करने पड़े आगे जाके, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। मास की बात करें अगर, तो बताइए क्या होगा जब हम मास की बात करते हैं? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, कंसिडर ही नहीं करते, हम नहीं करते ना कंसिडर। इसीलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि प्रोटॉन के मास से अगर हम उसको कंपेयर करें 1/1837 म्यू टाइम्स, इतनी बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल माना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, ना के बराबर। इतना कम मास है तो क्या ही कंसिडर करें उसको, इसीलिए कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बेसिक बात है, ये तो दिमाग में फीड हो ही सकती है। साइंटिस्ट का नाम, साल, और हमारा बहुत ज़रूरी बात कि भाई चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन में, ओके, उसका मास नेग्लिजिबल होता है, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये जानना है, ये जो वैल्यू है ना 1/1837, ये 1837 भी याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसका अगर हमको डिनोट करना हो तो ऐसे भी किया जाता है, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। और मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बताया था कि अगर मास और अपने को एटॉमिक मास और नंबर का भी अगर हमें जिक्र करना हो, चार्ज और मास का, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 माना जाता है और मास 0, नेग्लिजिबल है ना, याद रहेगी ये बात। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल नाउ। इलेक्ट्रॉन के बारे में बस इतनी सी बातें आपको याद करनी है, मैं आपको वक्त दे रही हूँ टू नोट इट डाउन, ठीक है। प्लीज बच्चों, बहुत सिंपल बातें हैं, पता होनी चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ जाइए, प्रोटॉन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस बताई हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन इन द ईयर 1886। ऑब्वियसली प्रोटॉन है तो चार्ज पार्टिकल तो होना ही था। अब जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करेंगे तो प्रोटॉन के चार्ज के बारे में तो बात करेंगे, वहाँ पर वैल्यू थी -1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, क्लियर। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, चार्ज में वैल्यू एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसका मास इज अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली ये वैल्यू वहाँ थी ना, तो कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में ये बेसिक बात आपको पता होनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट दिस डाउन, साइंटिस्ट का नाम और ये बात, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो वो डिटेल्स मैंने मेंशन नहीं किया। बेसिक जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो मैं नोट करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करें तो कहाँ होगा ये? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसका रिलेटिव मास कितना होगा? न्यूट्रॉन का होगा 1U। कितना होगा बच्चों? 1U।
और एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंटेन न्यूट्रॉन्स। ये एक अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी लगा रखा है, आप भी नोट कीजिएगा इस बात को। जो हमारे एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स के एटम्स में न्यूट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हमारा जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम है इसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। And I hope students now you are feeling comfortable and are able to understand कि ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि है 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कैसे और किसने डिस्कवर किए, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, और हमने ये भी जाना कि कैसे हमें इनकी प्रेजेंस के बारे में पता चला। ओके, इनके आपको साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए, तीनों के मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं उसको, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स, पता कैसे चले इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस, प्रोटॉन्स की एग्जिस्टेंस, न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस, साइंटिस्ट के नाम तो पता होने ही चाहिए, और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कि वो उनमें चार्ज क्या है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिवली, प्रोटॉन का पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज होता है। वैल्यूज मैंने आपको बताई है जो आपको याद करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क, स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो आपका टॉपिक है जो मैंने आज कवर किया है, इंटरनल्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आने की ज़्यादा गुंजाइश है। तो आपको साइंटिस्ट के नाम, साल और एक्सपेरिमेंट कौन सा किया गया था ये पता होना चाहिए। कुछ फर्क हैं कैथोड और एनोड की प्रॉपर्टीज में, यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड दोज एज वेल। कैथोड की प्रॉपर्टीज और एनोड की प्रॉपर्टीज में फर्क आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई मीन टू से कैथोड रेस एंड एनोड रेस, इनकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिटेल में समझाई है, कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें नहीं है, वो पता होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा प्रॉपर्टीज को, बहुत ज़रूरी हैं। और हमने कैसे जिंक सल्फाइड को यूज़ किया पता करने के लिए कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, हाँ है ना। कैथोड रेस के केस में ग्रीन कलर, और हमारा यहाँ पर अपना एनोड रेस के केस में रेड कलर का ग्लो होता है जिंक सल्फाइड पे, याद रखना ये बात, ठीक है। एक चीज़ है याद रखने की, यू शुड नो इट बेटर। सो स्टूडेंट्स, I hope you had fun and you have got the basic important details about this. अब आप बोलोगे मैम चैप्टर में तो बहुत चीज़ें पेंडिंग है, और हमको तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में क्या इतनी डिटेल जाननी ज़रूरी है? बच्चों, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स का एक बस ब्रीफ आइडिया दिया है, डिटेल में आपको चीज़ें 11वीं में सीखनी है। ओके, सो अभी के लिए मेरा फर्ज बनता है आपको बता तो दें कि बात क्या है, हाँ है ना। सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू नो दिस, रिमेंबर दिस, बिकॉज इट्स गोइंग टू कम in the coming years also. So बच्चों, आज की क्लास को आई होप आप समझ गए होंगे। ज़रूर एक बार इनके ईयर्स, इनके वैल्यूज़ जो मैंने आपको लिखवाए हैं, चार्जेस, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, भूलना नहीं है भाई। एटम जो ठहरा बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स, एटम है अकेला ये माना जाता था, पर एटम में भी कुछ पाया जाता है। वही आज हमने उसी सवाल का जवाब ढूंढा, उनके बारे में नई नई चीज़ें पता की, उन साइंटिस्ट का जिक्र किया जो इन्वॉल्व थे, है ना बच्चों। सो आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड काइंडली रिमेंबर द वैल्यूज एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड द ईयर्स। चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।